नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि घर में बच्चा पैदा होने पर कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन छठी क्यों मनाई जाती है, छठी क्यों, क्या होता है छठी वाले दिन, जबकि बच्चे को 7 दिन बाहर क्यों नहीं निकाला जाता, और ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो घर में बच्चा होने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नवजात शिशु की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है और उसकी देखभाल में छोटी सी लापरवाही भी समस्या पैदा कर सकती है। नीचे मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी कि किन कामों से बचना चाहिए और क्यों। सबसे पहले, घर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना नवजात के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग जगहों से कीटाणु लेकर आता है। बच्चों को बार बार गोद में लेना भी ठीक नहीं है, खासकर बिना हाथ धोए। दूसरी बात, बच्चे के पास तेज परफ्यूम, अगरबत्ती का ज़्यादा धुआं या केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चे की सांस पर असर पड़ सकता है और उसे एलर्जी या जलन हो सकती है। तीसरी बात, बच्चे को बिना वजह बार बार जगाना या ज़्यादा संभालना नहीं चाहिए। नवजात को नींद की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसकी नींद टूटने से वह चिड़चिड़ा हो जाता है और उसका विकास प्रभावित होता है। घर में साफ सफाई की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गंदगी से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल क्लीनर का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। संतुलन बहुत ज़रूरी है। पांचवी बात, बच्चों के आसपास तेज आवाज़ या बहुत ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। टीवी की तेज आवाज़, जोर से बोलना, म्यूजिक बजाना बच्चे के दिमाग और नींद पर असर डाल सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चे को कोई दवा या घरेलू नुस्खा नहीं देना चाहिए। नवजात के शरीर पर कोई भी चीज़ जल्दी असर डाल सकती है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। बच्चे को सीधे तेज धूप या ठंडी हवा में नहीं ले जाना चाहिए। अचानक तापमान बदलने से बच्चा बीमार पड़ सकता है। अगर घर में कोई बीमारी है तो उसे बच्चे से दूर रखना चाहिए। सर्दी, खांसी जैसी छोटी बीमारी भी नवजात के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। कुछ परंपराओं में कई तरह के नियम बताए जाते हैं, लेकिन जरूरी कि आप विज्ञान और डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। केवल सुरक्षित परंपराओं को ही अपनाएं। सीधी बात यह है कि बच्चे के आसपास साफ सफाई, शांति, सीमित लोगों का संपर्क और सही देखभाल सबसे जरूरी है। घर में नवजात शिशु के आने के बाद कुछ जरूरी काम और दिनचर्या अपनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही समय बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास की नींव रखता है। सही देखभाल से बच्चा स्वस्थ रहता है और माता पिता भी आत्मविश्वास महसूस करते हैं। सबसे पहले घर में साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना चाहिए। बच्चे का कमरा हवादार हो, लेकिन सीधी ठंडी हवा या तेज धूप न लगे। जो भी व्यक्ति बच्चे को छुए वह पहले हाथ अच्छे से धोए। यह छोटी आदत बच्चे को कई संक्रमणों से बचाती है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे जरूरी और सबसे अच्छा आहार होता है, इसलिए समय समय पर स्तनपान कराना चाहिए। नवजात को आमतौर पर हर 2-3 घंटे में दूध की जरूरत होती है। माँ को भी पौष्टिक भोजन लेना चाहिए ताकि दूध की गुणवत्ता अच्छी रहे। बच्चे की नींद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवजात दिन में कई घंटे सोता है और यह उसके विकास के लिए जरूरी है, इसलिए घर का माहौल शांत रखें और बच्चे की नींद को बार बार न तोड़ें। बच्चे की मालिश करना भी बहुत फायदेमंद होता है। हल्के हाथों से तेज मालिश करने से उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार बेहतर होता है और बच्चा आराम महसूस करता है। लेकिन मालिश बहुत तेज या दबाव डालकर नहीं करनी चाहिए। नियमित रूप से डॉक्टर द्वारा बताई गई वैक्सीन, टीकाकरण समय पर कराना बहुत जरूरी है। इससे बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। बच्चे के कपड़े साफ और मुलायम होने चाहिए। मौसम के अनुसार कपड़े पहनाइए ताकि बच्चा न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्म। डायपर समय समय पर बदलते रहें ताकि त्वचा पर रैशेज न हो। माँ और बच्चे दोनों का भावनात्मक ख्याल रखना भी जरूरी है। बच्चे को प्यार से गोद में लेना, उससे बात करना, हल्के से मुस्कुराना उसके मानसिक विकास में मदद करता है। माँ को भी आराम, अच्छा भोजन और मानसिक सहयोग मिलना चाहिए। अगर बच्चा रोता है तो तुरंत कारण समझने की कोशिश करें। भूख, गिल्ला डायपर, गैस या नींद, इसमें भी कोई वजह हो सकती है। धीरे धीरे आप उसकी ज़रूरत समझने लगेंगे। कुछ लोग धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा, हवन या नामकरण जैसे संस्कार भी करते हैं, जो परिवार में सकारात्मक माहौल बनाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह आपकी आस्था पर निर्भर करता है। सीधी बात यह है कि नवजात के लिए प्यार, सफाई, सही पोषण और नियमित देखभाल ही सबसे ज़रूरी काम है।
यही चीज़ें बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल बनाती हैं। जब बच्चे के जन्म के बाद गेट के बाहर मटकी में अंगारे रखने की परंपरा कुछ जगहों पर प्रचलित है, लेकिन ये धार्मिक ग्रंथों का नियम नहीं बल्कि लोक परंपराओं और मान्यताओं का नियम है। इस परंपरा के पीछे मुख्य रूप से 3 तरह की सोच जुड़ी हुई: आस्था, सुरक्षा और वातावरण। पहला कारण नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव माना जाता है। पुराने समय में लोग मानते थे कि नवजात शिशु बहुत नाजुक होता है और उस पर बुरी नज़र या नकारात्मक प्रभाव जल्दी पड़ सकता है, इसलिए घर के बाहर अंगारे या धुआं रखने से ऐसी नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। यह एक तरह का प्रतीकात्मक रक्षा घेरा माना जाता है। दूसरा कारण वातावरण को शुद्ध करना। पहले के समय में गांव में स्वच्छता का साधन कम होते थे, घरों के आसपास कीड़े मक्खियां ज़्यादा होती थी। जब मटकी में अंगारे रखकर उस पर कभी कभी नीम के पत्ते या लौबान डाले जाते थे तो उससे धुआं निकलता जो कीटाणुओं और कीड़ों को दूर रखने में मदद करता था। इस तरह यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का तरीका भी था। यहाँ नीम का उपयोग भी इसी कारण किया जाता था। तीसरा कारण एक संकेत देना भी था कि मटकी और धुआं देखकर बाहर के लोग समझ जाते थे कि इस घर में नवजात शिशु है, इसलिए अंदर जाने से पहले सावधानी रखें, बिना जरूरत अंदर न जाएं। यह भी एक तरह से बच्चे की सुरक्षा का तरीका था। हालांकि आज के समय में डॉक्टर और विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अंगारों का धुआं बच्चे के लिए हानिकारक भी हो सकता है, खासकर अगर वह घर के अंदर तक पहुंच रहा हो। नवजात के फेफड़े बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए धुएं से दूरी बनाए रखना बेहतर है। सीधी बात यह है कि यह परंपरा पुराने समय में सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अपनाई गई, लेकिन आज के समय में आप इसकी जगह साफ सफाई, हाथ धोना, सीमित लोगों का संपर्क जैसे वैज्ञानिक उपाय अपनाएं तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। घर में बच्चा होने के बाद रात को जगाना कोई परंपरा नहीं बल्कि ज़्यादातर ज़रूरत और देखभाल से जुड़ी चीज़ है। कई बार लोग इसे अलग अलग कारणों से करते हैं, जिसमें कुछ व्यवहारिक और कुछ लोक मान्यताओं से जुड़े होते हैं। सबसे पहला बड़ा कारण होता है कि नवजात शिशु की जरूरत। छोटा बच्चा हर 2-3 घंटे में दूध मांगता है, इसलिए माँ या घर के लोग रात में जागते रहते हैं ताकि समय पर उसे दूध पिला सकें। अगर बच्चा रोता है तो तुरंत ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता, रोकर ही अपनी ज़रूरत बताता है, इसलिए रात को जागना उसकी देखभाल का हिस्सा बन जाता है। दूसरा कारण यह है कि नवजात की नींद का पैटर्न अलग होता है, वह दिन रात का फर्क नहीं समझता, इसलिए वह रात में भी जाग सकता है और दिन में भी ज़्यादा सो सकता है। ऐसे में घर वालों को भी उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ती है। तीसरा कारण सुरक्षा से जुड़ा है। बच्चे को सीधा लिटाना, करवट बदलना, उसका कंबल ठीक करना, यह देखता है कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए रात में ध्यान रखना जरूरी होता है। कुछ जगहों पर लोक मान्यता भी होती कि बच्चों के जन्म के बाद शुरुआती दिनों में रात को घर में कोई ना कोई जागता रहे ताकि नकारात्मक प्रभाव या बुरी नज़र से बचाव हो सके। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन पुराने समय में एक तरह की सतर्कता रखने की परंपरा थी। एक और व्यवहारिक कारण यह भी है कि माँ को डिलीवरी के बाद आराम और सहारे की जरूरत होती है, इसलिए परिवार के दूसरे सदस्य रात में जागकर बच्चे को संभालने में मदद करते हैं। सीधी बात यह है कि रात को जागना किसी धार्मिक नियम की वजह से नहीं बल्कि बच्चे की देखभाल, उसकी जरूरतों और सुरक्षा से जरूरी होता है। घर में बच्चे के जन्म के बाद 5 से 7 दिन, कई जगह पर यह 11 से 40 दिन होता है, माँ और नवजात को बाहर न निकालने की परंपरा बहुत पुरानी है। ये पूरी तरह अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे स्वास्थ्य, सुरक्षा और थोड़ी लोक मान्यताओं का मिश्रण है। सबसे बड़ा कारण नवजात को कमजोर इम्यूनिटी है। जन्म के बाद बच्चे का शरीर बाहरी वातावरण के लिए तैयार नहीं होता है। बाहर की हवा, धूल, संक्रमण और भीड़ भाड़ से उसे जल्दी बीमारी लग सकती है, इसलिए शुरुआती दिनों में से घर में सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में रखना बेहतर माना जाता है। दूसरा कारण माँ का स्वास्थ्य है। डिलीवरी के बाद माँ का शरीर बहुत कमजोर होता है, उसे आराम, सही खान पान और रिकवरी के लिए समय चाहिए होता है। बाहर जाने से थकान बढ़ सकती है, संक्रमण का खतरा भी रहता है, इसलिए उसे घर पर आराम करने दिया जाता है। तीसरा कारण मौसम और तापमान से जुड़ा है। नवजात बच्चे अपने शरीर का तापमान सही से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। बाहर की ठंडी हवा, तेज धूप, बदलता मौसम उनके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए कुछ दिन तक उन्हें सुरक्षित माहौल में रखना ही सही माना जाता है। पुराने समय में एक और व्यवहारिक कारण था, तब अस्पताल, दवाइयाँ और साफ सफाई की सुविधा सीमित थी, इसलिए लोग अतिरिक्त सुविधाएं रखते थे। माँ बच्चे को बाहर के संपर्क से दूर रखते थे। अब बात लोक मान्यता की करें तो कई जगह यह माना जाता है कि शुरुआती दिनों में नज़र या नकारात्मक प्रभाव जल्दी लग सकता है, इसलिए माँ और बच्चे को बाहर नहीं ले जाते। हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह भी एक तरह की सावधानी और सुरक्षा की भावना से जुड़ा है। आज के समय में डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि शुरुआती कुछ दिनों में माँ और बच्चे को आराम दे,
भीड़ भाड़ से दूर रखें, केवल ज़रूरत होने पर ही बाहर ले जाए। सीधी बात है कि परंपरा बच्चे और माँ की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बनाई गई थी, न कि डराने के लिए। डिलीवरी के बाद माँ का शरीर बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए इस समय सही भोजन बहुत ज़रूरी होता है। सही खान पान से माँ जल्दी रिकवर होती है, ताकत मिलती है और बच्चे के लिए दूध भी अच्छी मात्रा में बनता है। इसलिए इस समय का खाना हल्का, पौष्टिक और पचने में आसान होना चाहिए। सबसे पहले माँ को गर्म और ताज़ा खाना देना चाहिए। ठंडी चीज़ें या बासी खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन खराब हो सकता है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है। शुरुआत में हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, जैसे दाल का पानी, मूंग की दाल की खिचड़ी, पतली दाल, दलिया और सूप। ये पेट पर भारी नहीं पड़ते और धीरे धीरे ताकत बढ़ाते हैं। माँ के लिए घी का सीमित मात्रा में उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। देसी घी शरीर को ताकत देता है और रिकवरी में मदद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा घी भी नहीं देना चाहिए, संतुलन जरूरी है। डिलीवरी के बाद पारंपरिक रूप से गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू और अजवाइन दिए जाते हैं। ये शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं, हड्डियों को ताकत देते हैं, दूध बढ़ाने में मदद करते हैं। अजवाइन गैस और दर्द को कम करने में उपयोगी होती हैं। हरी सब्जियां जैसे पालक, लौकी, तोरई, गाजर बहुत फायदेमंद होती हैं, शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल देती हैं। फल भी देने चाहिए, लेकिन ज़्यादा ठंडे फल तुरंत नहीं देने चाहिए। केला, सेब जैसे हल्के फल बेहतर होते हैं। दूध और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, अखरोट भी बहुत ज़रूरी होते हैं, शरीर को ताकत देते हैं और दूध की गुणवत्ता सुधारते हैं, लेकिन इन्हें भी सीमित मात्रा में देना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। गुनगुना पानी ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और दूध बनाने में मदद मिलती है। इस समय कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, तला भुना खाना, ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, और ये पाचन खराब कर सकते हैं और रिकवरी धीमी कर देते हैं। सीधी बात ये कि डिलीवरी के बाद माँ को ऐसा खाना खाना चाहिए जो शरीर को ताकत दे, आसानी से पच जाए और दूध बनाने में मदद करे। डिलीवरी के बाद माँ को जो भी खाती उसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है, खासकर अगर बच्चा स्तनपान कर रहा है। इसलिए समय कुछ खाने पीने की चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, ताकि माँ की रिकवरी भी ठीक से हो सके और बच्चे को गैस, एलर्जी या पाचन की समस्या न हो। सबसे पहले बहुत ज़्यादा मसालेदार या तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाले माँ के पाचन को खराब कर सकते हैं और इसका असर दूध के माध्यम से बच्चे पर पड़ सकता है, जिससे बच्चे में गैस या पेट दर्द हो सकता है। दूसरी बात, तला भुना या भारी खाना जैसे पकौड़ी, पूरी, फास्ट फूड से बचना चाहिए। चीज़ें पचने में मुश्किल होती हैं और माँ को गैस, अपच या एसिडिटी कर सकती हैं। इसका असर बच्चे पर भी दिख सकता है, जैसे रोना या पेट फूलना। तीसरी बात, बहुत ठंडी चीज़ें जैसे फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, जिससे माँ को सर्दी खांसी हो सकती है और शरीर की रिकवरी धीमी हो जाती है। कुछ दालें या सब्जियां जैसे राजमा, छोले, चना, गोभी आदि शुरुआत के दिनों में कम मात्रा में कुछ समय तक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गैस बनाने वाली होती हैं और बच्चे को भी पेट दर्द या गैस की समस्या हो सकती है। कैफीन वाली चीज़ें से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी कम लेनी चाहिए, इससे बच्चे की नींद पर असर पड़ सकता है और वह चिड़चिड़ा हो सकता है। बहुत ज़्यादा मीठा या प्रोसेस्ड फूड जैसे केक, बिस्किट, पैकेट वाला खाना भी कम खाना चाहिए, शरीर को जरूरी पोषण नहीं देते, रिकवरी में मदद नहीं करते। कुछ जगह पर खट्टी चीज़ों से भी परहेज कराया जाता है, जैसे इमली। साथ ही बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए, उसकी भूख के अनुसार ही धीरे धीरे मात्रा खिलानी चाहिए। सीधी बात है कि माँ का दूध, क्योंकि यही चीज़ें बच्चे पर असर डाल सकती हैं। सीधी भाषा में समझे तो हल्का, गर्म और पौष्टिक और घर का बना खाना ही सबसे सुरक्षित होता है। अब बात आती है कि यहाँ सबसे पहले कि बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें खिलानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले एक ज़रूरी बात साफ समझ लें। नवजात बच्चे को 0 से लेकर 6 महीने तक का जो बच्चा होता है वो नवजात होता है। बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, ये सबसे सही और सुरक्षित भोजन है। इस उम्र में बच्चे का पाचन तंत्र बहुत नाजुक होता है, इसलिए कोई भी ठोस या बाहरी चीज़ नहीं देनी चाहिए। अब मैं आपको आसान तरीके में बताऊँगी कि अगर बच्चा 6 महीने का है तो उसे सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। माँ का दूध ही उसके लिए पूरा भोजन है। इसमें पानी, पोषण और रोगों से लड़ने की ताकत सब कुछ होता है। अगर किसी कारण से माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर की सलाह से फार्मूला दूध दिया जाना चाहिए। इस समय बच्चे को पानी, शहद
घुट्टी या कोई घरेलू चीज़ नहीं देनी चाहिए। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे उसे माँ के दूध के साथ हल्का ठोस आहार देना शुरू किया जाता है। शुरुआत में बच्चे को पतली खिचड़ी दी जाती है जो चावल और दाल से बनी हो। यह आसानी से पच जाती है और बच्चे को ऊर्जा देती है। इसके बाद आप बच्चे को दलिया दे सकते हैं जो हल्का और पौष्टिक होता है। इसे पतला बनाकर देना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से खा सके। उबला और मैश किया हुआ आलू भी दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं और बिना मसाले का देना चाहिए। इसके बाद आप केला मैश करके भी दे सकते हैं जो बहुत अच्छा होता है। ये बच्चे को ताकत देता है और पेट के लिए हल्का होता है। धीरे धीरे आप उबली हुई सब्जियों का पेस्ट जैसे गाजर, लौकी, कद्दू देना शुरू कर सकते हैं। ये विटामिन से भी भरपूर होता है। थोड़ी मात्रा में सेब उबालकर मैश करके भी दिया जा सकता है। ये पचने में आसान होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी दें वह नमक, बिना चीनी, बिना मसाले का हो और बहुत नरम व पतला हो। एक समय में एक ही चीज़ की शुरू करें ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो पता चल सके। साथ ही बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। उसकी भूख के अनुसार ही धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी चाहिए। बात यह है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध और उसके बाद हल्का, सादा और घर पर बना खाना ही उसे खिलाना चाहिए। सही और साफ बात आप इसमें समझ सकते हैं कि नवजात बच्चे और माँ के समय तांत्रिक बाधा की बात कही जाती है, उनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ज़्यादातर डर, परंपरा और गलतफहमियों से जुड़ी होती हैं ये बातें। असल में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता माँ और बच्चों की सेहत और सुरक्षा, न कि किसी अदृश्य डर से घबराना। पुराने समय में जब चिकित्सा सुविधाएं कम थी तब लोग बच्चे और माँ को बचाने के लिए अलग अलग तरह की मान्यताएं बना लेते थे। इन्हें बाधा या नज़र का नाम दिया जाता था, जब असली कारण अक्सर ये होते थे कि संक्रमण, कमजोरी, ठंड, गर्मी का असर या देखभाल की कमी। नवजात बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए उसे जल्दी इन्फेक्शन लग सकता है। इसी वजह से पहले लोग बाहर वालों को कम आने देते थे, कुछ चीज़ें करने से मना करते थे और इसे बुरी नज़र या तांत्रिक असर से जोड़ देते थे। असल में ये सुरक्षा का तरीका था, डराने वाली बात नहीं थी। अगर आप सच में माँ और बच्चे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन बातों पर आप ध्यान जरूर दें। मैं यहाँ आपको कुछ उपाय बताऊंगी। सबसे पहले आप साफ सफाई का ध्यान रखें। बच्चों को छूने से पहले हाथ धोएं। बीमार व्यक्ति को बच्चे से दूर रखें। माँ का पौष्टिक भोजन और पूरा आराम दें। बच्चे को समय पर दूध पिलाएं। डॉक्टर की सलाह और टीकाकरण समय पर करवाएं। घर में शांत और सकारात्मक माहौल रखें, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको मन से संतुष्टि के लिए कुछ करना ही है तो आप बस साधारण पूजा, प्रार्थना, भगवान का नाम ले सकते हैं। इससे मन को शांति मिलती है, लेकिन किसी भी तरह का डर या तांत्रिक सोच में पड़ना जरूरी नहीं है। कोई तांत्रिक बाधाएं नहीं होती जो बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। असली खतरा केवल लापरवाही और संक्रमण का होता है। इसलिए डर से नहीं, सही जानकारी और देखभाल से माँ बच्चे को सुरक्षित रखें। इस समय लोग बच्चे और माँ पर जो टोटके कर सकते हैं वो भी सीधी और जिम्मेदारी बात समझना बहुत जरूरी है। नवजात और माँ के समय टोटके, तांत्रिक असर जैसी बातें ज़्यादातर डर और लोक मान्यताओं पर आधारित होती हैं। असल में कोई भी व्यक्ति किसी टोटके से सीधे माँ या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, समाज में कुछ मान्यताएं और परंपराएं जरूर प्रचलित हैं जिन्हें लोग टोटके मान लेते हैं। मैं आपको उन्हें समझा देती हूँ, लेकिन यह भी साथ में जान लीजिए कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। कई जगह लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति बुरी नज़र से बचाने या लगाने के लिए बच्चे के ऊपर से नींबू मिर्च घुमाता है, काला टिक्का लगाता है। तो असल में काला टिक्का लगाने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि बच्चा बहुत आकर्षक न लगे और लोग कम ध्यान दें, ताकि नज़र जैसी भावना से बचा जा सके। ये मनोवैज्ञानिक चीज़ है। कुछ जगह पर लोग दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाते हैं या राख का काला धागा आदि रखते हैं। इसे भी लोग नकारात्मक ऊर्जा से बचाव का तरीका मानते हैं, लेकिन इसका कोई सीधा असर नहीं होता। ये केवल एक परंपरा है। कई बार लोग बच्चे के कपड़े या बाल का उपयोग करके टोटका होने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। यह केवल डर है और अफवाह से जुड़ी बातें हैं। इसलिए बच्चों की चीज़ें सुरक्षित रखना सामान्य सावधानी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि व्यक्ति दूर से पढ़कर या देखकर असर डाल सकता है, लेकिन यह भी वैज्ञानिक रूप से गलत है। किसी के देखने या सोचने से बच्चों को नुकसान नहीं होता। असल में जो चीज़ें सच में नुकसान करती हैं वो है गंदगी, इन्फेक्शन, बीमार लोगों से संपर्क, गलत खान पान या देखभाल की कमी। इन्हीं कारणों से पहले लोग सावधानी बरतते थे, उसे नज़र या टोटका नाम देते थे। अगर आपको मन की शांति के लिए कुछ करना है तो आप साधारण तरीके अपना सकते हैं, जैसे भगवान का नाम लेना, साफ सफाई रखना, बच्चे को सुरक्षित रखना। यही सबसे बड़ा उपाय है। कोई भी टोटका असल में नुकसानदायक नहीं होता। असली सुरक्षा साफ सफाई, देखभाल, सही जानकारी, डर से दूर रहे, ध्यान माँ और बच्चे की सेहत पर रखें, यही सबसे ज़रूरी है।
इसके बाद छठी के दिन बच्चे के जन्म के बाद बहुत खास माना जाता है, जिसे कई जगह पर छठी या छठियार कहा जाता है। यह परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी है। इसमें माँ और बच्चे के लिए कुछ खास काम किए जाते हैं। जब छठे दिन माँ पहली बार बाहर निकलती है तो इसे एक तरह से शुद्धिकरण या नए जीवन की शुरुआत माना जाता है। इस दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है। बच्चे व माँ को स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद माँ साफ और हल्के कपड़े पहनती है और बच्चे को भी नए व धुले हुए कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके बाद माँ को घर के आंगन या दरवाजे के बाहर थोड़ी देर के लिए ले जाया जाता है। यह प्रतीक होता है कि अब माँ और बच्चा धीरे धीरे सामान्य जीवन में वापस आ रही हैं। कई जगह इस समय माँ सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया जाता है कि ताकि बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र मिले। छठी के दिन एक खास पूजा भी की जाती है, जिसे छठी माता की पूजा कहा जाता है। इसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है कि बच्चे की किस्मत अच्छी लिखे और उसके जीवन में सुख समृद्धि दे। कुछ घरों में इस दिन कागज और कलम रखकर प्रतीकात्मक रूप से यह माना जाता है कि इस दिन बच्चे का भाग्य लिखा जाता है। इस दिन घर में हल्का फुल्का प्रसाद या मीठा बनाया जाता है, जैसे खीर, हलवा, और परिवार के लोगों में बांटा जाता है। कुछ जगहों पर रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है और बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। माँ को इस दिन बहुत ज़्यादा काम नहीं कराया जाता, बल्कि उसे आराम दिया जाता है। बाहर निकलना भी बहुत सीमित थोड़ी देर के लिए होता है, ताकि उसकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। कुछ लोग इस दिन बच्चे को नज़र से बचाने के लिए हल्का काला टिक्का भी लगाते हैं या घर के बाहर दीप जलाते हैं। ये सब लोक परंपराएं हैं। सीधी बात यह है कि छठी के दिन माँ का बाहर निकलना एक शुभ शुरुआत और आशीर्वाद लेने की परंपरा है, जिसमें पूजा, साफ सफाई, प्रार्थना और परिवार के साथ मुख्य भूमिका निभाने की है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हो? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को इन नवरात्रों में सब्सक्राइब करेंगे तो माता रानी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जय हिंद, जय माता।